दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो अपने रीट के सेकंड ग्रेड परीक्षा या आरटीएट कोई भी परीक्षा होती है, इसमें यहाँ से 2 प्रश्न पक्के मान के चलो। 2 प्रश्न आते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो अभिप्रेरणा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से बना है। किससे बना है? मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति अपने लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। दोस्तों ध्यान रख लेना, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति अपने लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति करना। क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ गति करना अर्थ होता है। यह आपको पता होना चाहिए। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति तो अपने होती है मोटम शब्द से, लेकिन जिसका अर्थ क्या होता है? अपने गति करना। दोस्तों ये 1 नंबर परफेक्ट तैयार हो गया अपना। अर्थात अभिप्रेरणा वे कारक हैं जो किसी कार्य को करने के बाल उत्साह व शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। यानी अभिप्रेरणा वे कारक होता है, वो क्या करता है? जो किसी कार्य को करने के लिए उत्साह व शक्ति को बढ़ाता है। क्या करता है? उत्साह व शक्ति को बढ़ाता है। आपको कोई पूछ ले अभिप्रेरणा का प्रमुख काम क्या है, तो पता होना चाहिए उत्साह व शक्ति को बढ़ाना, किसी कार्य में ऊर्जा पैदा करना। ये क्या होता है? उसको बोलते हैं हम अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? दोबारा रिवीजन करा देता हूं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम मोवेट से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ अपने गति करना, टू मोर अर्थात कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की इच्छा में बदला जाता है। अभिप्रेरणा में क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की इच्छा में बदला जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा की परिभाषाओं। किसकी बात करते हैं? अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। अभिप्रेरणा की परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखेंगे मैकडूगल की परिभाषा। किसकी देखेंगे? मैकडूगल की परिभाषा। अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल क्या कहते हैं? अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? हमें प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। फिर दूसरी परिभाषा आपने दे रखी है वुडवर्थ। किसकी दे रखी है? वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा व्यक्ति की वे अवस्था या तत्परता है जो किसी व्यवहार और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित की जाती है। वुडवर्थ ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वे अवस्था या तत्परता है जो किसी व्यवहार और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है? निर्देशित की जाती है। और एक एक्स्ट्रा और परिभाषा बता देता हूं आपको स्किनर की। स्किनर क्या कहते हैं अभिप्रेरणा के बारे में? कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया प्रश्न है। अर्थात स्कूल अधिगम में प्रेरणा में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, जारी रखना, नियमित करना अभिप्रेरणा का प्रमुख काम होता है। फिर बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? कि अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। क्या कहते हैं? सीखने में रुचि उत्पन्न करने से। किसकी बात की हमने? क्रो एंड क्रो। किसकी बात की? क्रो एंड क्रो। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा के घटक। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अभिप्रेरणा के घटक की। अभिप्रेरणा के प्रमुख रूप से 3 घटक होते हैं, माने जाते हैं। एक होता है आवश्यकता, एक होता है अपना प्रमोद, एक होता है प्रोत्साहन उद्दीपन। ध्यान रख लेना, प्रश्न इस प्रकार आता है कि निम्न में से अभिप्रेरणा के कौन से घटक नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा का एक होता है आवश्यकता, एक होता है प्रणोद, एक होता है प्रोत्साहन। 3 प्रमुख घटक होते हैं। यहां से सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं अभिप्रेरणा के घटक कितने होते हैं? 3 घटक होते हैं, आवश्यकता, प्रनोद या चालक, प्रनोद या चालक, और एक होता है अपने प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार की। मैं आपको शॉर्ट रूप में ये टॉपिक समझा रहा हूं। अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करते हैं तो हम, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है अपने बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? तो व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करना। इस परिभाषा में क्या है? कि व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करना आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे माँ द्वारा बच्चों को क्या खिलाना है? दूध पिलाना। जैसे आपको समझा देता हूं कि जब क्या करता है, हम खुद की संतोष की भावना आ जाए, प्राप्त करने के लिए क्रिया करें। यानी कोई चीज होती है, जब हम खुद को प्राप्त करने के लिए या खुद उसके प्रति जागरूक होकर किसी काम को करें, वह क्या होती है? अपने आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इंटरनल मोटिवेशन।
जब खुद को आनंद की खुशी किससे होती है, अपने खुद के मन से होती है, संतोष के लिए कार्य करे, तब वहां पर अपने आंतरिक अभिप्रेरणा आती है। प्रमुख रूप से ये ध्यान रख लेना। फिर 2 नंबर है अपने बाहरी अभिप्रेरणा। व्यक्ति द्वारा किसी बाहरी दबाव से कार्य करना। क्या परिभाषा है कि व्यक्ति द्वारा किसी बाहरी दबाव से कार्य करना बाह्य अभिप्रेरणा है। जैसे बच्चों के रोने पर माँ द्वारा दूध पिलाना। अब माँ दूध कब पिलाएगी, जब बच्चा रोएगा उस समय माँ दूध पिलाएगी। ये क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा, यानी कोई क्रिया हो रही है, उसके बाद उसको क्या किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है, तो आंतरिक होती है, जो खुद के द्वारा होती है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, काम की प्रवृत्ति, प्रेम करना, आत्मसम्मान होना, श्रद्धा का भाव, आराम करना, अनुकरण करना, खेलना, ये सब क्या होता है, व्यक्ति के खुद के हिसाब से होता है। इसमें किसी का बाहरी दबाव नहीं होता है। क्या नहीं होता, बाहरी दबाव नहीं होता। जबकि जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है उसमें क्या होता है, जब कोई काम किया जाता है उसके दबाव में आकर काम करते हैं। जैसे बच्चा रोता है तो उसको माँ दूध पिलाती है। फिर प्रशंसा देख लेते हैं, पुरस्कार देख लेते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको प्रशंसा मिलेगी, पुरस्कृत किया जाएगा। जबकि आप बुरा काम करोगे, आप गृह कार्य नहीं करोगे विद्यालय का, तो आपको दंड भी दिया जाता है। ठीक है। और एक होती है सहयोग की कामना, लक्ष्य, आदर्श, सर्वदर्शी सामग्री। ये क्या होते हैं, अपने बाह्य नकारात्मक, बाह्य को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशनल भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं अगला फैक्ट क्या है इसमें, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की विशेषताओं में बात करते हैं तो एक होता है अपने अभिप्रेरणा क्रियाशील होती है। दोस्तों क्या होती है, अभिप्रेरणा क्रियाशील होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है अभिप्रेरणा साध्य नहीं होकर साधन है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं होकर साधन है, जबकि अभिप्रेरणा मानव के व्यवहार से प्रभावित होती है। अभिप्रेरणा मानव के व्यवहार से प्रभावित होती है। और चौथी इसकी विशेषता है कि शारीरिक परिस्थितियों का प्रभाव अभिप्रेरणा पर पड़ता है। शारीरिक परिस्थितियों का प्रभाव किस पर पड़ता है, अभिप्रेरणा पर पड़ता है। क्या है परिभाषा, विशेषता देख लीजिए आपने। यानी अभिप्रेरणा क्या होती है, एक तो भावात्मक होती है। अभिप्रेरणा एक अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यह अभिप्रेरणा साध्य नहीं होकर साधन होती है, क्रियाशील होती है, व्यवहार से प्रभावित होती है। जबकि अभिप्रेरणा पर प्रभाव अभिप्रेरणा का पड़ता है, शारीरिक अभिप्रेरणा पर पड़ता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत। किसकी बात करते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। पहला सिद्धांत आता है इसमें अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत किसने दिया, पता होना चाहिए आपको, सिगमंड फ्राइड ने दिया। किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया दोस्तों। दूसरा है अपने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि मूल प्रवृत्ति वाला सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। तीसरा है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। ये अपने क्लोरक लियोनार्ड हल के द्वारा दिया गया। ये तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। जबकि चौथा भी जरूरी है। चौथा है अपने विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। ये अपने सोलोमन और कॉर्बेट के द्वारा किया गया। सोलोमन और कॉर्बेट के द्वारा दिया गया। और इसका अगला सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये डेविड सी मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया। कितने सिद्धांत हो गए, 5 सिद्धांत। दोबारा बताता हूं आपको, मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड, मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत क्लोरक लियोनार्डो, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत सोलोमन और कॉर्बेट, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लीलैंड। कौन सा है, डेविड सी मैक्लीलैंड। ये होता है अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत की चर्चा की हमने। किसकी बात की, अभिप्रेरणा के सिद्धांत की चर्चा की थी। फिर बात करते हैं प्रेरक तत्व। किसकी बात करते हैं, प्रेरक तत्व। प्रेरक क्या है, तो प्रेरक व्यक्ति के शरीर में उपस्थित हुए मानव शारीरिक दशाएं जो किसी कार्य को करती है। प्रेरक दोबारा देखिए, व्यक्ति के शरीर में उपस्थित मानव शारीरिक दशाएं जो किसी कार्य को करती है वे अपने प्रेरक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेरक कहलाती है। बात कर रहे हैं अपने प्रेरक की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेरक की। प्रेरक क्या होता है, जब व्यक्ति के शरीर में कोई उपस्थित होता है। क्या होता है, प्रेरक बोल दो आप, अभिप्रेरित बोल दो, एक व्यापक शब्द है ये। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन आदि क्या होते हैं इसके द्वारा माने जाते हैं। फिर प्रेरक के रूप में हम देखते हैं प्रेरक की परिभाषा विलियम मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा देखते हैं, विलियम मैकडूगल के द्वारा।
तो विलियम मैकडूगल ये कहते हैं कि अभिप्रेरक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। किसकी परिभाषा है? विलियम मैकडूगल। अभिप्रेरकों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। अभिप्रेरकों के प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा है। एक होता है प्राकृतिक अभिप्रेरक, एक होता है अपने कृत्रिम अभिप्रेरक। प्राकृतिक में भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध, मलमूत्र त्याग। प्राकृतिक का मतलब क्या है? ये अपने आप हो जाता है। प्रकृति हमें खुद चिंतन करवाती है कि जैसे मान लो भूख है तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, काम, क्रोध, मलमूत्र, ये सब क्या होते हैं? ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है हमें। ये ऐसा नहीं है कि किसी से बाहरी दबाव के कारण प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता है। जबकि कृत्रिम प्रेरक, जिसको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं? बाहरी दबाव के कारण, जैसे दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, निंद्रा, प्यास, निंदा, प्रशंसा, उन्नति, ये सब क्या होता है? व्यक्ति कृत्रिम उपकरणों के द्वारा यानी बाद में अर्जित की जाती है। कृत्रिम प्रेरक क्या होते हैं? अर्जित किए जाते हैं। जबकि जो प्राकृतिक अभिप्रेरक होते हैं, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, मलमूत्र है आदि, त्याग है, ये सब प्राकृतिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होते हैं? इसको जन्मजात अभिप्रेरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक भी हम बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक के प्रकार। मैस्लो के अभिप्रेरक के प्रकार, तो इन्हें प्रमुख रूप से 2 प्रकार बताए। पहला बताया जन्मजात प्रेरक और दूसरा बताया अर्जित प्रेरक। क्या होता है जन्मजात? तो जन्मजात इनबोर्न मोटिव, जब अभिप्रेरक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जो अभिप्रेरक प्रकृति द्वारा प्रकट होते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। वो कौन से होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें क्या होता है? जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ऊपर बात की हमने। भूख हो गई, प्यास हो गया, काम प्रवृत्ति, मलमूत्र, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब क्या होते हैं? इसके अंदर आते हैं। ये एक आप एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना, जो भूख को न्यूरोपम्पटाइड बताता है। ठीक है। जबकि हाइपोथैलेमस यौन अभिप्रेरक है, जिसकी भूमिका वो निभाता है। ये आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। दूसरा है अपने अर्जित अभिप्रेरक, जो बाहर से अर्जित किया जाता है। वे अभिप्रेरक जो वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? जो अपने वातावरण से प्राप्त किया जाता है। कहां से? वातावरण से प्राप्त किया जाता है। वे कौन सा होता है? अर्जित अभिप्रेरक। कौन सा अभिप्रेरक? अर्जित अभिप्रेरक, जो अपने वातावरण से प्राप्त होता है, अर्थात एक व्यक्ति अपने अनुभव से प्राप्त करता है। जैसे लक्ष्य, आकांक्षा, सामुदायिकता, सामाजिकता, उपलब्धि, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि, ये सब क्या होते हैं? अर्जित प्रेरक के अंतर आते हैं। ये प्रमुख रूप से 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक अभिप्रेरक। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार मैस्लो है, उसने 2 प्रकार से बताए, जन्मजात और अभिप्रेरक। ये हमने बात कर ली। गेरेट ने भी 3 बताए, मैं आपको बता सकता हूं, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तीनों याद कर लेना नाम केवल, कि गेरेट ने 3 बताए। एक बताया शारीरिक, एक मनोवैज्ञानिक, एक बताया इसने सामाजिक। कौन सा बताया? सामाजिक अभिप्रेरक। तो प्रमुख रूप से इसने 3 बताया था। फिर एक थोड़ा ये फैक्ट ध्यान रख लेना कि जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत है, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है, वो अपने अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा दिया गया था। इसमें उसने उसकी प्रेम है, स्नेह है, रोटी बनाना, कपड़ा आदि के बारे में चर्चा की है, जिसकी हम क्लास में आपके लिए फैक्ट रूप में, ये तो शॉर्ट क्लास है, इसकी जो महत्वपूर्ण बड़ी क्लास है वो आपको इस चैनल पर समझाई हुई है। आप उसको देख लें, अच्छे से उसका लेक्चर सुन लें। बाकी आपको ये वीडियो मैंने सारी जो जानकारी बनती है मोस्ट आपको इस पे क्लास में बता दी है। ठीक है। इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। रीट के आशा करता हूं कि रीट की परीक्षा में आपके साइकोलॉजी से या जीके के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे।